हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं मानव जनन का तीसरा लेक्चर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जितने भी इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड क्लास में आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि यौवनारंभ क्या है। जो प्यूबर्टी होती है यह क्या है। इस अवस्था में बालक यानी कि बॉयज लड़कों में एंड बालिका बालिकाओं में गर्ल्स में लड़कों में लड़कियों में जो लड़कों लड़कियों के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जो मतलब यौवनारंभ है ये क्या है, प्यूबर्टी कौन सी अवस्था है, और लड़कों में लड़कियों में जो इस अवस्था में बदलाव होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो हम पहले सबसे जाने कि ये यौवनारंभ होती क्या है। तो यौवनारंभ क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद जो अवस्था आती है, जो अवस्था आती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यूबर्टी अवस्था, यानी यौवनारंभ कहते हैं उसे। देखो डेफिनेशन इसमें क्या है कि जनन पूर्व अवस्था या बाल्यावस्था की समाप्ति पर जनन प्रावस्था का प्रारंभ, यानी जनन प्रावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ कहलाता है, यानी यौवनारंभ से होता है। ठीक है। यह अवस्था 12 या 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। जो यौवनारंभ है ये 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या होती है, ये स्टार्ट हो जाती है। यौवनारंभ ये लिखा है, यौवनारंभ जीवन की भय अवधि है। यौवनारंभ जीवन की भय अवधि है जिससे शारीरिक वृद्धि विकास धीमा हो जाता है, क्योंकि शरीर की अधिकांश ऊर्जा व संसाधनों का उपयोग लैंगिक अंगों की वृद्धि विकास में होता है। इसीलिए क्या है, इसमें क्या शारीरिक वृद्धि और विकास की थोड़ी सी मतलब धीमा हो जाता है। इसका बात करते हैं, इस अवस्था में लैंगिक अंग कार्यशील होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस स्थिति में पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं और स्त्रियों में क्या, स्त्रियों में अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इस अवस्था में यौवनारंभ अवस्था है स्टार्टिंग से। तो ये इसकी मतलब क्या है डेफिनेशन है, या फिर मतलब इसका जो भी इसका संक्षिप्त में जो विवरण दिया हुआ है ये है। इसके बाद बात करते हैं लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दिया लड़कियों में, सबसे पहले दिया लड़कियों में यौवनारंभ कब से, 18 से मतलब 12 से 18 की आयु के बीच में होता है। जो लड़कियों में यौवनारंभ होता है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच में होता है। ठीक है। इसमें एस्ट्रोजन तथा एफएसएच, जो एस्ट्रोजन तथा एफएसएच हार्मोन है ये यौवनावस्था क्या होता है, ये यौवनावस्था को प्रेरित करते हैं। जो एस्ट्रोजन और एफएसएच है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करते हैं, ये यौवनारंभ के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसके फलस्वरूप इसके यौवनारंभ के फलस्वरूप लड़कियों में निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे आर्त चक्र का शुरू होना, और फिर बाह्य जनन अंगों एवं स्तनों का विकास होने लगता है, और आवाज तीव्र होती है और मधुर हो जाती है। आवाज बहुत तीव्र तेज होती है और क्या होती है, मधुर हो जाती है। इसके बाद चेहरे पर, जांघ पर और नितंबों पर क्या बसाव इकट्ठा जाता है, यानी जो फैट होता है यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। इसके बाद जो श्रोणी मेखला होती है, ये श्रोणी मेखला चौड़ी होने लगती है। ये तो है लड़कियों में बदलाव क्या क्या देखने को मिलते हैं यौवनारंभ के स्टार्ट में, यौवनारंभ में। तो ये तो होगा मतलब लड़कियों में बदलाव क्या क्या होते हैं वो है। अब इसके बाद कहते हैं लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नर होते हैं, नर मानव में यौवनारंभ कब, 13 से 16 वर्ष की आयु में। देखो इसमें एक चीज याद रखना, लड़कियों में 12 से 18 वर्ष होता है, 12 से 18 वर्ष की आयु में होता है, तो इसके बीच में होता है। और ये 13 से 16 वर्ष की आयु के बीच में तो यौवनारंभ चालू हो जाता है लड़कों में। इसमें क्या हो, वृषण से स्रावित एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्रमुखता क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसमें प्रमुखता कौन सा, टेस्टोस्टेरोन लिंग हार्मोन से यौवनारंभ प्रेरित होता है, और उसमें होता है एफएसएच और एस्ट्रोजन से। और इसमें क्या है, इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन, इससे लिंग हार्मोन है, इसके द्वारा क्या होता है एस्ट्रोजन सॉरी ये प्यूबर्टी क्या होती है, प्रेरित होती है। इसके फलस्वरूप लड़कों में निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे पुरुषों में क्या, पुरुषों में डांडी आ जाती है, डांडी मूछ आने लगती है, और पुरुषों की आवाज भारीपन हो जाती है। लड़कों की आवाज छोटे पे तो मतलब बाल्यावस्था में तो महीन होती है, थोड़ी मीठी मीठी होती है, और जो बड़े हो जाते हैं यौवनारंभ के बाद में क्या होता है, मतलब प्यूबर्टी आने के बाद में इनकी आवाज बहुत भारी हो जाती है। सॉरी। इसके बाद देखते हैं मांसपेशियां अधिक सुदृढ़ हो जाती हैं। जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो जाती हैं, और कंधे फैल जाते हैं, जो कंधे होते हैं वो चौड़े होने लगते हैं, और शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है, और शिश्न वृषण कोष का सुविकसित हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, और यहाँ देखना है
इसका बाद देखते हैं इन दोनों में यानी लड़कों में और लड़कियों में कौन से ऐसे लक्षण है जो बिल्कुल समान होते हैं। जैसे लड़कों में और लड़कियों में कौन कौन से लक्षण समान होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे क्या पहला पहला तो है मुहासों का बनना, जो चेहरे पर दाने निकल आते हैं एक तो वो, और त्वचा का तेली हो जाना, त्वचा होती है उसका तेली हो जाना, अपने शारीरिक परिवर्तनों के प्रति सजग हो जाना, जो अपने अपने शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाना, और समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखना। जो हम समाज के लिए लड़का लड़की जैसे जो लड़का है लड़की जो लोग जो मेच्योर हो जाते हैं वो समाज के लिए एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। इसका जो जो लड़कों और लड़कियों में क्या है, ये दोनों में सेम लक्षण होते हैं। ये लिखा है जो लड़के और लड़कियों में समान रूप से विकसित होते हैं। ये क्या है, लड़कों और लड़कियों में समान रूप से विकसित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी इसमें क्या है, जो मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका इसमें सचित्र वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्शन से भाग कितने होते हैं, यानी इसे कितने, जैसे मेल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक तो होते हैं प्राथमिक अंग और दूसरे होते हैं सहायक अंग यानी द्वितीयक अंग। तो प्राथमिक अंग कौन से होते हैं, द्वितीयक अंग कौन से होते हैं? तो जैसे प्राथमिक अंग वो होते हैं इनका जैसे मेन काम होता है, जैसे इसमें प्राथमिक अंग होते हैं वृषण। वृषण से क्या होता है, इनसे युग्मक का निर्माण होता है। यानी जैसे युग्मक का निर्माण होता है वृषण में, तो ये तो प्राथमिक अंग हो गए ये। और जो अंग जो होते हैं सहायता करते हैं, जो अंग सहायता करते हैं शुक्राणुओं के लिए, जैसे शुक्राणुओं के लिए मतलब इनका उसको पालन करना, उसका स्टोरेज करना, संग्रहण करना, और इनके लिए मतलब मादा फीमेल में ट्रांसफर करना, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं सहायक अंग या द्वितीयक अंग होते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे मतलब क्या बनाएंगे, पहले नवजनन तंत्र का हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि यानी जो होता है मतलब मेल होता है उसमें दो तो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वृषण।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या, ये मेल मेल का जो पार्ट है, रिप्रोडक्शन पार्ट है वो बन गया है, ये अंग बन गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हम करते हैं, इसके नेम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या होते हैं। ये होते हैं वृषण। क्या होते हैं ये होते हैं वृषण। ये होते हैं वृषण। और यहाँ पे आपको एक कुंडल संरचना दिख रही है, ये कुंडल टाइप की संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं अधिवृषण। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिवृषण। ये क्या है? ये है अधिवृषण। और आपको दिख रही है ये अधिवृषण से कनेक्ट होकर एक जो नलिका है, ये कहाँ जा रही है? जनन, ये मूत्र जनन नलिका में जा रही है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम शुक्राशय, सॉरी, इसे कहते हैं शुक्रवाहक। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं शुक्रवाहक। इसे कहते हैं शुक्रवाहक। इस नलिका को कहते हैं शुक्रवाहक नलिका। और इसके बाद में आप ही देख सकते हैं ये जो है, ये यहां से लेके यहां तक, ये है शिश्न। ये क्या है? इसे कहते हैं शिश्न। इसे कहते हैं शिश्न। ये है शिश्न। शिश्न के ऊपर ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये इसे कहते हैं शिश्न मुंड। ये आपको दिख रहा है, ये इसे कहते हैं शिश्न मुंड। ये होता है शिश्न मुंड। उसके बाद बात करते हैं, ये आपको नलिका दिखाई दे रही है, ये नलिका, इस नलिका का नाम होता है, ये शिश्न के अंदर, इसके लिए कहते हैं, इसे कहते हैं मूत्र जनन नलिका। इसे क्या कहते हैं? मूत्र जनन नलिका। इस नलिका को कहते हैं मूत्र जनन नलिका। यहाँ पे लिख देते हैं मूत्र मूत्र जनन नलिका। ये हो मूत्र जनन नलिका। अब इसके बाद बात करते हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा सा दिख रहा है, इसे कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मूत्राशय। इसे कहते हैं मूत्राशय। अब इसका बात करते हैं, इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये दो ग्रंथियां हुई, इसे कहते हैं काउपर ग्रंथि या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। और ये ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और ये कौन सी ग्रंथि होती है? कहते हैं शुक्राशय ग्रंथि। तो इन ग्रंथियों के नाम लिखते हैं यहाँ पे। इनका नाम होता है शुक्राशय ग्रंथि। ये है शुक्राशय ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि? ये है शुक्राशय ग्रंथि। और ये आपको दिख रही है, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि। कौन सी है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसका नाम है प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि? ये होती है प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसका ये एकल होती है। और ये ग्रंथि है शुक्राशय ग्रंथि और बल्बयुक्त ग्रंथि। ये दो ये जोड़े में पाई जाती हैं। और ये जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है मात्र सिंगल ये होती है, मतलब ये सिंगल ग्रंथि होती है वाली। इसे कहते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये है प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसका बात करते हैं, ये दो ग्रंथि दिखा रही, इन्हें कहते हैं बल्बो यूरोथल ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बल्बो, ये यहाँ पे लिख देते हैं बल्बो यूरोथल ग्रंथि, यानी काउपर ग्रंथि। या फिर इसे कहते हैं काउपर, इसे कहते हैं काउपर या बल्बो यूरेथल, बल्बो यूरेथल, बल्बो यूरेथल ग्रंथि। इधर सही से नहीं आ रहा है। काउपर या बल्बो यूरे ये कौन सी ग्रंथि है? बल्बो यूरेथल ग्रंथि है।
अब हम इसमें क्या, अब इन सबके हम एक बार काम देखते हैं, इनका काम क्या क्या होता है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण की। तो वृषण होते हैं एक जोड़ी मानव में, मतलब नर मानव में क्या एक जोड़ी वृषण होते हैं। इन वृषण का काम होता है, इनके अंदर क्या शुक्राणु का निर्माण होता है। ये मतलब प्राथमिक अंग कहलाते हैं, क्योंकि इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो ये प्राथमिक अंग कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो बचे पार्ट है वो सब क्या सहायक अंग में आएंगे, द्वितीय अंग में आएंगे। तो वृषण का काम क्या होता है, इस वृषण का काम होता है क्या, इस वृषण का काम होता है कि मतलब इस शरीर में मानव नर में क्या शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अधिवृषण की। तो अधिवृषण का काम क्या होता है, अधिवृषण होते हैं ये क्या करते हैं, परिपक्व निर्माण शुक्राणु होते हैं। तो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु वृषण बनने के बाद में कहा, इस शुक्राणु वृषण बनने के बाद में आ जाते हैं, शुक्राणु वृषण के बाद बनने में आते हैं अधिवृषण में। अधिवृषण में क्या होता है, इनका क्या संग्रहण होता है, स्टोरेज होता है, और इसमें क्या 10 से 12 दिन तक ये स्टोरेज रुक सकते हैं इसमें। इसके बाद में क्या होता है, ये आपका शुक्रवाहक, ये शुक्रवाहक है, जो शुक्रवाहक है, ये शुक्रवाहक क्या करते हैं, शुक्रवाहक क्या करते हैं, शुक्रवाहक जो है इसका क्या काम होता है, जो अधिवेशन में स्टोरेज जो संग्रहित जो शुक्राणु है, उन शुक्राणुओं के लिए मैथुन क्रिया के दौरान क्या करता है, ये शुक्रवाहक लाके किसमें छोड़ता है, ये मतलब छोड़ देता है मूत्रजनन नलिका में। किसमें, ये मूत्रजनन नलिका दिख रही है आपको, इसमें छोड़ देता है ला करके। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा इसके जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, इस शुक्राणु योनि में प्रवेश कर जाते हैं, योनि से फिर सीधे मतलब जो निश्चित होने के लिए चले जाते हैं। तो शुक्रवाहक का क्या काम होता है कि मतलब अधिवृषण से शुक्राणु के लिए मूत्रजनन निकाय ले जाना। और इसका बात करते हैं मूत्राशय। तो मूत्राशय में क्या मूत्र एकत्रित होता है। और इसका बात करते हैं इन ग्रंथियों की, इन ग्रंथियों का काम होता है। तो ये ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां क्या करती है, ये वीर होता है, जो नर में जो वीर बनता है उनके निर्माण में ये इनका मतलब क्या होता है, इनका मेन योगदान होता है। तो शुक्राशय से भी मतलब वीर का निर्माण, वीर के भी जो कुछ ना कुछ पदार्थ आता है, और ये प्रोटेस्ट ग्रंथि में मतलब वीर निर्माण में सहायक होती है। और ये बल्ब यूरेथ्रिक ग्रंथि होती है, ये क्या होती है, ये बल्ब यूरेथ्रिक ग्रंथि होती है। इसका क्या काम होता है, जब जैसे मान लो बल्ब यूरेथ्रिक में काम होता है कि यदि इस टाइम से कोई नर है वो टॉयलेट करता है, तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब यूरिन के कण रह जाते हैं, यूरिन रह जाती है, तो उस यूरिन के लिए हटाने के लिए काम करता है ये पहली बात। और उसके बाद में ये मतलब क्या करता है, स्नेह का काम करता है। क्या स्नेह का काम होता है, मतलब घर्षण को कम करता है ये। इससे मतलब जो पदार्थ निकलता है, जो जो निकलता है पदार्थ, उससे क्या होता है, जो मतलब ये क्या करता है, जो निकलता है पदार्थ वो घर्षण के लिए कम करता है, और स्नेह के रूप में काम काम आता है। इसके बाद बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन का क्या काम होता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वीर के लिए योनि में प्रवेश कराता है। बस इतने इसके बारे में लिखना है। अब इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण की। वृषण का क्या काम होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो वृषण यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होते हैं। ये जो वृषण होते हैं एक थैलीनुमा संरचना में क्या होते हैं, बंद होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। मैंने बताया आपको इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, और तथा टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है, इनका भी स्राव क्या होता है, इसी वृषण द्वारा ही होता है। जो वृषण होता है इसी से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो नर हार्मोन होता है, जो यौवनारंभ के लिए प्रेरित करता है, उसका निर्माण इसी मतलब इसी वृषण में होता है। इसके बाद बात करते हैं अधिवृषण की। अधिवृषण क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अधिवृषण जो होता है इसका क्या काम होता है, यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित अवस्था में होता है। ये वृषण के ऊपर कैसे कुंडलित अवस्था में होता है। इसकी इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, इसके अगर खींचे इसको इसको खींचे तो लगभग 1 मीटर का होता है। अगर इसको ये संरचना है कुंडलित है, इसके लिए हम खींचे तो लगभग 1 मीटर का हो जाता है। इसकी 1 मीटर लंबाई होती है। ये क्या है, एक वृषण के ऊपर एक कुंडलित अवस्था में होता है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। वैसे अभी कुंडलित अवस्था में है तो 6 सेंटीमीटर का होता है। अगर इसको ताने तो 1 मीटर लगभग पहुंच 1 मीटर लंबा हो जाता है लगभग। अब ये क्या है, एक लंबी 6 सेंटीमीटर लंबी संकरी अत्यधिक कुंडलित नलिका है। इससे शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसमें क्या होता है, शुक्राणु परिपक्व होते हैं। और इसका आकार कैसा होता है, एक घोड़े की जो एक घोड़े की पैर की नाल होती है, एक घोड़े के पैर की नाल के आकार का होता है। इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना घोड़े की नाल की तरह होती है। जैसे अब यहाँ पर स्पंज टाइप की है, इसी प्रकार से घुनी होती है। और उसके बाद बात करते हैं अगले, इसमें क्या है, आगे इसमें दी है शुक्रवाहिनी। यानी ये शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी, ये नहीं है, ये है शुक्रवाहक। ये यहाँ पर बात की गई है शुक्रवाहक की। ये शुक्रवाहक है, शुक्रवाहक की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर बात की गई किसकी की गई बात, यहाँ बात की गई शुक्रवाहक की।
यहाँ पर किसकी बात की गई, शुक्र भाग की बात की गई। इसमें लिखा है यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो वृषण से जो वृषण से जो वृषण तथा अधिवृषण से जो वृषण तथा अधिवृषण अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक लेकर जाती है। कहां तक लेके जाती है, शुक्राशय तक लेके जाती है। यह शुक्राशय वाहिनी में जुड़कर स्खलन वाहिनी बनाती है। जो ये आपको दिख रही है ये नलिका जो है, यही नलिका जो है यहाँ से लेके क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नलिका आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की नलिका, इस नलिका को कहते हैं इसे कहते हैं स्खलन नलिका। कौन सी नलिका, यह नलिका है स्खलन नलिका। और क्वेश्चन आता है स्खलन नलिका किससे बन के किससे बन के मिलकर बनती है। तो क्या होगा, शुक्र भाग की नलिका होती है उससे मिलकर बनती है। और ये शुक्राशय ग्रंथि है, शुक्राशय ग्रंथि से एक नलिका निकल के आती है, उस नलिका को वो नलिका और शुक्र भाग दोनों मिलकर बनाते हैं ये बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं स्खलन नलिका। स्खलन नलिका का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, स्खलन वाहिनी बनाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ था उसके लिए क्या लिखना है, मैं किसके बारे में लिखना होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं इस स्टेशन का क्या काम होता है। तो स्टेशन है, यह एक ऐसी मांसल संरचना है जो त्वचा से ढका रहता है, जो हमेशा क्या है, त्वचा से ढका रहता है। यह एक मैथुन अंग है। यह कौन सा अंग है, एक मैथुन अंग है जो संभोग के समय योनि में शुक्राणुओं का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। मैंने आपको बताया सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, ये योनि में मतलब जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनका क्या ट्रांसफर करता है। इसके बाद बात करते हैं मूत्र वाहिनी। यहाँ पे लिखा मूत्र वाहिनी, इसे कहते हैं मूत्र जनन नलिका। इसे क्या कहते हैं, मूत्र जनन नलिका कहते हैं। इसे कहते हैं मूत्र जनन नलिका, क्योंकि इसमें क्या होता है, शुक्राणु भी इसमें बहते हैं। इसी में क्या होता है, इसी में शुक्राणु बहते हैं, इसमें मूत्र भी बहता है, तो इसीलिए कहेंगे इसे कहेंगे मूत्र जनन वाहिनी। मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है, मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणु तथा मूत्र दोनों को क्या करती है, दोनों के बाहर आने का मार्ग है। ये क्या है, दोनों के बाहर आने का मार्ग है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मूत्र जनन नलिका कहते हैं। यहाँ पे भी सही करना होगा, यहाँ पर होता है मूत्र जनन नलिका, मूत्र जनन वाहिनी, मूत्र जनन वाहिनी या मूत्र जनन नलिका कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। ये क्या था, ये जो हमने अभी पढ़ा था, ये तो था नर जनन तंत्र। अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की, यानी कि माँ जनन तंत्र की। तो माँ जनन तंत्र में भी क्या दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक सहायक अंग होते हैं और दूसरे लैंगिक अंग होते हैं, यानी कि प्राथमिक अंग होते हैं और कौन से होते हैं, द्वितीयक अंग होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय ये कौन सा अंग होता है, ये प्राथमिक अंग होता है। और मादा होते हैं अंडाशय। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सॉरी, अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे मादा जनन तंत्र। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। इसका चित्र कैसा हो, चित्र हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अब हम बनाएंगे इसका चित्र।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये चित्र बन गया है फाइनली। बहुत देर लगी बनाने में, आप भी अच्छा से बना लेना। मैंने ऐसे बनाया। अब इसका हम करते हैं, इसके नाम के बारे में लिखते हैं। इनका जितने इसका नाम वो हम सब लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो ये होता है प्राथमिक अंग। एक होता है, ये होता है प्राथमिक अंग। इसे कहते हैं अंडाशय। क्या होता है ये होता है अंडाशय। ये होता है अंडाशय। ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक नली दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रहा है ट्यूब, ये होता है मतलब जो वाहिनी दिख रही है, इसे कहते हैं अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका। इसे कहते हैं फैलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिनी। तो इसके होते हैं 4 पार्ट, 4 भाग होते हैं लगभग। तो ये वाला जो होता है इसे कहते हैं संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ, ये होता है संकीर्ण पथ। और ये आपको दिख रहा है फूला सा, फूला वो दिख रहा है, इसे कहते हैं तुम्बिका। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तुम्बिका भाग। इस तुम्बिका भाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है इसमें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है समझो। और इसका इसे कहते, इसे ये होता है, ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रही है ऐसा फूला हुआ दिख रहा है, ये आपको इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार का वो दिख रहा है। ये मतलब ऐसा आपको दिख रहा है कीप के आकार का, इसे कहते हैं कीप। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कीपक। ये होता है कीपक। और ये आपको दिख रही है उंगली तरह संरचना दिख रही है आपको, उंगली तरह दिख रही है, इसे कहते हैं झिल्ली। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं झिल्ली। इसे कहते हैं झिल्ली। इसे कहते हैं झिल्ली। अब इसका इसी साइड क्या है? अब देखो, ये आपको ये दिख रहा है, ये अंडाशय है ना। अंडाशय क्या है? ये जुड़ा हुआ है। ये अंडाशय किससे? इस यूट्रस से जुड़ा है, ये था इससे जुड़ा हुआ है। ये है यूट्रस यानी गर्भाशय, इससे क्या है? ये जुड़ा हुआ है। तो इसे कहते, ये जिससे जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्नायु। ये क्या होता है? लिगामेंट होता है, इसे कहते हैं स्नायु। ये होता है स्नायु यानी लिगामेंट होता है। ये इतना भाग का नाम लिखिएगा। अब हम बात करें इस पूरे को क्या कहते हैं, इसका भी पूरा नाम लिख देते हैं। संकीर्ण पथ, तुम्बिका और कीप और झिल्ली, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? इन सबको एक लाइन में लिखते तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख देते तुम्बिका भाग, ये हो गया तुम्बिका। और यहाँ से ये क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं यहाँ पे संकीर्ण पथ। कौन सा पथ है? संकीर्ण पथ है ये संकीर्ण पथ हो गया। अब इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? इन सबको मिलाकर हम कहेंगे फैलोपियन ट्यूब या फिर कहेंगे अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। इसे कहेंगे हम अंडवाहिनी। इसे क्या कहेंगे? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। ये क्या हो गई? ये पूरी मिलकर एक बन गई अंडवाहिनी। ये हो गया अंडाशय, ये हो गया स्नायु। अब बात करते हैं इस पार्ट की बात करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ऊपर साइड, ये होता है फंडस। ये क्या होता है? ये होता है फंडस। ये होता है फंडस। अब बात करते हैं इसकी, इसे कहते हैं गर्भाशय। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गर्भाशय। ये आपको दिख रहा है यहाँ से इतना ये भाग है, ये क्या? ये गर्भाशय। ये क्या है? ये है गर्भाशय। ये हो गया गर्भाशय। ये एक उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। यहाँ पर आप देखते हैं उल्टी नाशपाती लग रही है आपको, ये क्या है? उल्टी नाशपाती के आकार का है। अब इसमें क्या अब करते हैं इसकी भागों की बात, जो ये इसकी अब बात करते हैं इसकी मतलब जो परतें हैं गर्भाशय की, उसकी बात करते हैं। तो परतों में सबसे पहले जो परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। इसे क्या कहते हैं? सबसे बाहर की ओर होती है, उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। इसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये होती है पेरीमेट्रियम। और ये अंदर भी होती है, अंदर वाली होती है, इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। ये होती है मायोमेट्रियम। और सबसे अंतःपरत जो होती है, जो अंतःपरत होती है, सबसे अंतःपरत होती है, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये होती है अंतःपरत, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। ये कौन सी परत होती है? ये होती है एंडोमेट्रियम परत। ये सबसे अंतःपरत होती है। अब जो एंडोमेट्रियम है, इसी पर आकर क्या, इसी पर आकर युग्मन जो होता है वो चिपक जाता है। इसी पे आके, इसी पर आके क्या होता है? युग्मन चिपक जाता है। अब ये तो हो गया इसके भाग, इस प्रकार का बनता है माँ जनन तंत्र। इसके भागों के बारे में हमने लिख लिया। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में समझते हैं। देखो अभी ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये होता है योनि। ये क्या होता है? ये होता है योनि भाग। ये होता है योनि भाग। और यहाँ पर होती है ग्रीवा। यहाँ पर क्या होती है? ग्रीवा होती है। इसे कहते हैं ग्रीवा। इसे क्या कहते हैं? ग्रीवा।
ग्रीवा नाल, ये होती है ग्रीवा, सही है। ठीक है, अब इसके बाद ये होती है ग्रीवा। अब यहाँ से आप यहाँ से लेके आपको यहाँ से तक जो एक नाल दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नाल दिख रही है, इस नाल को कहते हैं जन्म नाल, इसे कहते हैं जन्म नाल, इसे कहते हैं जन्म नाल या बर्थ कैनल, इसे इंग्लिश में कहते हैं बर्थ कैनल और इसे कहते हैं जन्म नाल, हिंदी में कहते हैं जन्म नाल, ये होती है जन्म नाल। ये तो सभी का हुआ नाम। अब हम बात करते हैं काम की। तो स्नायु का काम, सबसे पहले बात करते हैं स्नायु काम की। स्नायु होता है, ये क्या करता है, अंडाशय के लिए, अंडाशय के लिए यूट्रस यानी गर्भाशय से क्या जोड़े रखता है, जोड़े रखने का काम करता है। और यहाँ पर उंगली दिख रही है झिल्ली, ये उंगली टाइप की संरचना है। इन झिल्ली का क्या काम होता है, इन झिल्ली का काम होता है अंडाशय से अंडाणु निकलता है, मोचित होता है, जब निकलता है तो ये फिमरी क्या होती है, ये ऐसे करके पकड़ने का काम करती है। ये क्या करती है, इस प्रकार से अंडाणु को अपनी तरफ खींचती है और फिर कीपक में आती है। कीपक से ये कीपक में बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं, छोटे मतलब होते हैं इसमें तंतु। वो तंतु के काम करते हैं, इनके लिए इधर इसे इसे अंडा से होता है, अंडाणु अंडाणु बनता है, वो अंडाणु के लिए इस सारे धकेलने का काम करते हैं, धकेलने का काम करते हैं वो, यहाँ तक धकेलने का काम होगा। और यहाँ पर आकर ये क्या होगा, अब ये तो हो गया कीपक, कीपक का काम हो गया, कीपक इसमें ऊपर के खींचता है। अब बात करें तुम्बिका भाग की। तुम्बिका में क्या होता है, तुम्बिका में क्या होता है, जब क्या होता है, जब मैथुन क्रिया होती है, तो मैथुन क्रिया के दौरान क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु इधर इसमें आते हैं, गर्भाशय में इंटर करते हैं, इसका गर्भाशय से होते होते इस तुम्बिका भाग में आता है शुक्राणु और अंडाणु, जब दोनों पहुंच जाते हैं तो तुम्बिका भाग यानी एम्पला, इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पला। एम्पला में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। अंडाणु और शुक्राणु क्या होता है, निषेचन होता है इसी भाग में। ठीक है, निषेचन होने के बाद में क्या होता है, यहाँ से 2-3 दिन तक इसमें निषेचन होने के 2-3 दिन बाद तक क्या होता है, लगभग 7 दिन बाद यहाँ पर आकर जो युग्मन होता है वो यहाँ पर आकर क्या होता है, यहाँ पर आकर रोपित हो जाता है, यानी क्या होता है, अंतरोपण होता है उसका, यानी यहाँ पर आकर चिपक जाता है। तो गर्भाशय में आकर क्या होता है, चिपक जाता है। तो गर्भाशय में क्या होता है, इसका भ्रूण का ही होता है विकास होता है और इसी में कैसी में इसकी वृद्धि होती है। ठीक है, भ्रूण का इसी गर्भाशय में इस एंडोमेट्रियम के नीचे, इस परत के नीचे आकर चिपक जाता है, यहीं पर इसका विकास होता है। ये गर्भाशय का काम होता है। फिर यहाँ से और ग्रीवा योनि का काम क्या होता है, इनका काम होता है शुक्राणु को आगे पहुंचाने, शुक्राणु का ये जन्म शुक्राणु पथ होता है ये वाला। अब बात करते हैं इनके सबके काम हो गए, इसमें क्या क्या काम दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अंडाशय की बात करते हैं। इसमें एक है अंडाशय, मानव में मादा में एक जोड़ी अंडाशय उधर गुहा के निचले भाग में होते हैं, उधर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ होते हैं, दोनों तरफ स्थित होते हैं। यह मादा जनन तंत्र का क्या प्रमुख अंग होता है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतःस्रावी एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इन दोनों क्या होता है, संश्लेषण होता है और स्राव होता है। क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका क्या होता है, स्राव होता है। और बात करते हैं अंडवाहिनी की, यानी होती है फैलोपियन ट्यूब। ये क्या होती है, फैलोपियन नलिका। इसमें क्या होता है, ये अंडाशय के नीचे, अंडाशय के पीछे स्थित होती है। यह अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है। किस प्रकार की कीप जैसी संरचना होती है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय में निर्मित अंडाणु, अंडाशय में निर्मित अंडाणु होते हैं, अंडवाहिनी के द्वारा ही कहा जाते हैं, गर्भाशय भाग में जाते हैं। क्या जाते हैं, गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी में ही एक फैलोपियन नलिका में निश्चित, अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका होती है, अंडवाहिनी में ही तो फैलोपियन नलिका है उसे कहते हैं अंडवाहिनी। इसी में क्या होता है, निषेचन होता है। इसके कौन से भाग में होता है, फैलोपियन के किस भाग में होता है, एम्पला भाग में, यानी कि जो होता है तुम्बिका भाग। तुम्बिका भाग में क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया होती है, पूरी होती है। इसके बाद बात करते हैं अगले, आगे क्या है, आगे है गर्भाशय। तो गर्भाशय के बारे में इसका काम क्या होता है, इसके बारे में यानी इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है, जो आपको दिख रही है। ये क्या, उल्टा नाशपाती। अगर इसको सीधा कर दे तो क्या होगा, तो ये नाशपाती की तरह दिखेगा। और इसे क्या है, अभी उल्टे नाशपाती के आकार का है ये किस प्रकार का, उल्टे, इसका आकार कैसा होता है, उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने में कार्य करती है। ये क्या कहती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती, शुक्राणुओं के लिए कहां तक पहुंचाती है, अंडवाहिनी तक लेकर जाती है, अंडवाहिनी तक लेकर जाती है। गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का भरण पोषण होता है। गर्भाशय में यहाँ पे आकर क्या होता है, भ्रूण का यहाँ पर विकास होता है, भरण पोषण यहीं पर होता है सब कुछ। भ्रूण का 9 महीने तक इसी में रहता है। जो 9 महीने तक जो बच्चा होता है वो इसी में पलता है, इसी में बड़ा होता है, इसी में उसका विकास और वृद्धि होती है। अब इसके बाद बात करते हैं क्या है, गर्भाशय के पीछे, गर्भाशय के पीछे की ओर एक संकरी नलिका में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। जो गर्भाशय जो पीछे की ओर, ये गर्भाशय ग्रीवा, इसमें ही खुलते हैं, गर्भाशय इसमें खुलता है करके। इसके बाद बात करते हैं योनि की। योनि यह क्या है, यह मादा का बाह्य जननांग होता है। ये कैसा जननांग, तो यह मादा का बाह्य जननांग होता है,
जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। कैसी मांसपेशी? लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह संभोग के दौरान क्या करता है? शुक्राणु को ग्रहण करता है तथा गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। शुक्राणु को ग्रहण करता है और क्या करता है? गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। इसका बात करते हैं अगले अगला क्या है इसमें। अब अगला है नया चैप्टर, नया प्रश्न है। नया क्या है? प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या दिया रखा है? इसमें कहा है प्रसव क्या है। जो प्रसव है यह क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम जाने प्रसव होता क्या है। प्रसव क्या होता है वो हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, यहाँ पर भ्रूण का 9 महीने लगभग क्या होता है? विकास होता है। जब 9 महीने तक यहाँ विकास होता है भ्रूण का, जब वृद्धि होती है उसकी, तो 9 महीने बाद जब वो भ्रूण होता है वो योनि द्वारा बाहर आता है, उसका जन्म होता है। तो जन्म होने को क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। बच्चे के जन्म होने को क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्रसव के बारे में बात किया है। मानव में सगर्भता की अवधि लगभग 9 माह होती है। यानी जो प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है? 9 महीने तक की होती है। इसे गर्भावधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भावधि कहते हैं। गर्भावधि पूर्ण होने के बाद, गर्भावधि पूर्ण होने पर गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचन होता है। संकुचन मतलब ऐसे सिकुड़ती हैं, बंद होती है, सिकुड़ती है, फैलती है। संकुचन होने के कारण क्या होता है? नवजात शिशु का, जो नवजात शिशु होता है वो गर्भाशय से बाहर आता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव या शिशु जन्म कहते हैं। इसी प्रक्रिया बच्चे को बाहर आने की, योनि द्वारा बाहर आने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रसव कहते हैं, शिशु जन्म कहते हैं। ठीक है, प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा से उत्पन्न होते हैं। जो प्रसव होता है उसके संकेत कब होते हैं? या तो अपरा द्वारा होते हैं या फिर पूर्ण विकसित भ्रूण होता है इसके, उन दोनों के द्वारा क्या होते हैं? इसके प्रसव के संकेत होने लगते हैं। अब डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसको प्रेरित करने वाले हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो पहला हो गया ऑक्सीटोसिन, दूसरा होगा एस्ट्रोजन और तीसरा होगा रिलैक्सिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन है जो क्या करते हैं? प्रसव को प्रेरित करने का काम करते हैं। और इसके बाद बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इन क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना जो हर साल जो आते ही आते हैं किसी न किसी सेट में। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में किसी न किसी में आते हैं। ये सब मैंने क्वेश्चन क्या पिछले साल के सेट थे, जो क्वेश्चन पेपर थे, उनमें से उठाकर यहाँ पे कराए गए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।